अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 7 जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हिस्सा नंबर 4 में जो है जो रेफ्रिजरेशन बुक हमारी हिस्सा चहारम है उसका चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है उसका ख़ास रेफ्रिजरेशन सिस्टम और सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो था केस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जैसा कि हमने केस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि केस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हम एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर को ठंडा करने के लिए एक दूसरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है हम डिज़ाइन करते हैं और उसके इवेपोरेटर की मदद से उसके कंडेंसर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो उसमें टेम्परेचर हम -250 डिग्री फ़ारेनहाइट से -175 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पैदा करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से फिर हमने दूसरा साइकिल पढ़ा जिसको हम कंपाउंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो कंपाउंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है उसमें हमने 2 कंप्रेसरों को सीरीज़ में जोड़ा या 3 कंप्रेसरों को सीरीज़ में हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद फिर कंप्रेसरों को जब सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो सीरीज़ में जोड़ना यही होता है कि कंप्रेसर की पहले कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को दूसरे कंप्रेसर की सेक्शन के साथ जोड़ा जाए। मतलब पहले कंप्रेसर का जो प्रेशर आउट होगा वो दूसरे कंप्रेसर की सेक्शन में इन होगा और दूसरे कंप्रेसर का जो प्रेशर हमारा आउट होगा वो तीसरे कंप्रेसर की सेक्शन में इन होगा और फिर वो डिस्चार्ज के थ्रू होता हुआ कंडेंसर के थ्रू अपनी सर्कुलेशन मुकम्मल करता है। तो फिर ये सिस्टम जो हमारा था जिसमें हमने कंप्रेसर को सीरीज़ में जोड़ा तो फिर हमने उसके बारे में यही पढ़ा कि हर कंप्रेसर के सीरीज़ में जो है आयल स्प्लिटर लगाना पहले तो ज़रूरी होता है ताकि पहले कंप्रेसर का आयल जो है दूसरे कंप्रेसर में ना जाए और दूसरे कंप्रेसर का आयल तीसरे कंप्रेसर में ना जाए। तो फिर हमने उसके लिए आयल स्प्लिटर जो है उसमें अंदर सिस्टम में लगाए और तो तीसरे कंप्रेसर का जो आयल हमारा है वो आगे सिस्टम में ना जाए, मतलब कंडेंसर में ना जाए, उसको भी रोक कर कंप्रेसर के अंदर आयल का लेवल मुकम्मल करने के लिए हर कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन में हमने एक आयल स्प्लिटर लगाया। ठीक है। उसके बाद हमने पहले कंप्रेसर का जो प्रेशर हमारा आउट होता था वो दूसरे कंप्रेसर में जाने से पहले फिर हमने दरमियान में एक इंटरकूलर लगाया। इंटरकूलर लगाने का मकसद सिर्फ उस आयल के उस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को थोड़ा सा डाउन करना था, ना कि उसको लिक्विड फॉर्म में तब्दील करना था। उसमें हम सिर्फ उसको थोड़ा सा ठंडा करते थे। ठंडा करने के बाद हम दूसरे कंप्रेसर में इंटर करते हैं ताकि दूसरा कंप्रेसर में जब वो रेफ्रिजरेंट जाए वो इतनी ज़्यादा गर्म ना हो, वो कंप्रेसर ओवरहीट ही हो जाए। ठीक है ना। तो उसमें प्रेशर में फ़र्क नहीं आता बल्कि उसके थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। ठीक है ना। तो ये सिस्टम बनाने का मकसद ही यही है कि हम प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं। डिस्चार्ज प्रेशर को ज़्यादा बढ़ाने से सिस्टम की कार्यकर्दगी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मतलब गैस की सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा साइकिल मुकम्मल करेगी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के दौरा मुकम्मल करने को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। तो हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट जितने ज़्यादा दौरे मुकम्मल करेगी, जितनी दफ़ा अपनी हालतें चेंज करेगी, क्योंकि इस दौरे के अंदर वो हालतें तब्दील करती है ना, कहीं से वो रेफ्रिजरेंट हरारत को जज़्ब कर रही होती है, कहीं पर हरारत को खारिज कर रही होती है। तो जितने ज़्यादा दौरे मुकम्मल करेगी उतनी ही ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगी। ऐसे ही है। तो उतनी ज़्यादा कूलिंग पैदा होगी। तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंटरकूलर था। तो इंटरकूलर सेम कंपाउंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने कंप्रेसरों को सीरीज़ में ही जोड़ा है। ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये था कि 2 कंप्रेसर थे या 3 कंप्रेसर सीरीज में जोड़े गए थे। तो जब सिस्टम को चलाएंगे तो वो 2 कंप्रेसर वाला साइकिल है या 3 कंप्रेसर वाला साइकिल है, तो एक वक्त में तीनों का चलना ज़रूरी था, वरना रेफ्रिजरेंट की सर्कुलेशन मुकम्मल ही ना होती। ठीक है। तो उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया था। लेकिन ये जो हमारा साइकिल है इंटरकूलर का ये फ़ायदा हुआ अब हमें यहाँ पर आकर कि इंटरकूलर में जब हमें ये हमारा कंप्रेसर नंबर 1 है, तो अगर हमारा ये जैसे हमने यहाँ पर वेपोरेटर बनाया, वेपोरेटर को बतौर हम कोल्ड स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। किसके तौर पर? कोल्ड स्टोरेज के तौर पे। मतलब हमारा पंखा लगा हुआ है, कैबिनेट की हवा को खींचकर वेपोरेटर में से गुजारेगा और हवा ठंडी होकर फिर हमारे कैबिन के अंदर फैल जाएगी, जो भी कैबिन हमने चीज़ों को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है ना। मतलब वो कोल्ड स्टोरेज हमारा है। तो ये प्रोसेस यहाँ से हीट ऑब्जर्व हो रही है। लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज के अंदर मिसाल के तौर पर हमने एक ट्रक सामान का उतार के रखा हुआ है, तो हीट लोड क्या है, कम है। या 2 ट्रक उतार के 3 ट्रक उतार के, मतलब एक कंप्रेसर जो है वो इतने सामान की हीट को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है। तो फिर हम एक वक्त में एक कंप्रेसर चलाएं क्योंकि हीट लोड कम है। तो पहला कंप्रेसर जब चलाएंगे तो फिर हमारे ये दोनों वाल्व जो होंगे वो क्या होंगे, ओपन हालत में होंगे। क्या होंगे? ओपन हालत में होंगे। तो ये दोनों वाल्व हमारे ओपन होंगे, ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन होगा। अब हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वेपोरेटर सेक्शन लाइन से आएगी, ये अब हमारी लाइन जो है ना वो सेक्शन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेक्शन, मुकम्मल सेक्शन बन जाएगी। अब सेक्शन लाइन से हमारी रेफ्रिजरेंट पहले कंप्रेसर में इंटर होगी, क्योंकि इस टाइम हमारा एक ही कंप्रेसर चल रहा है। तो पहले कंप्रेसर की सेक्शन में इंटर होगी और कंप्रेसर का जो काम है वो कम प्रेशर कम दर्जे वाले रेफ्रिजरेंट को सेक्शन लाइन से सक करेगा, उसको ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा दर्जे के साथ डिस्चार्ज लाइन के थ्रू डिस्चार्ज करेगा और फिर रेफ्रिजरेंट हमारी पहले आएगी आयल स्प्लिटर के अंदर। किसके अंदर? और ये आयल स्प्लिटर हमारा क्या है, 1 है। ठीक है ना। अब आयल स्प्लिटर में जब रेफ्रिजरेंट आएगी तो आयल स्प्लिटर का काम ये होता है कि आयल स्प्लिटर अगर कंप्रेसर आयल, क्योंकि रेफ्रिजरेंट के साथ हल्का हल्का आयल सर्कुलेट करता रहता है,
तो आयल स्पेटर जो होता है, आयल वजनी होने की वजह से आयल स्पेटर के पैदे में बैठ जाता है और रेफ्रिजरेंट वैसे की वैसे वेपर की फॉर्म में ही वो कंडेंसर में चली जाती है। किस में चली जाती है? सावधान, ये कमर्शियल यूनिट है, डोमेस्टिक यूनिट तो है नहीं। इसमें कंडेंसर जो होगा वो शैलेंट ट्यूब टाइप या शैलेंट कॉइल टाइप या डबल ट्यूब टाइप या इवैपोरेटिव कंडेंसर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। वो यूज़ और डिपेंड करता है उसके हीट लोड पर और उसके यूज़ पर, ठीक है ना। तो फिर हमारा कोई भी कंडेंसर है, मतलब वाटर को कोई भी कंडेंसर के केस में है, मतलब डबल ट्यूब टाइप है, शैलेंट ट्यूब टाइप है, शैलेंट कॉइल टाइप, इसमें जब रेफ्रिजरेंट जाएगी तो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जैसे सर्कुलेट करेगी तो अपनी वेपर की फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। तो कंडेंसर का काम यही है, उसको कंडेंस करना, ठीक है ना। तो जैसे उसकी हीट ट्रांसफर होती है वो ठंडी होकर माया में तब्दील हो जाती है। अब देखें ये कंडेंसर के अंदर जो हमने ब्लू डॉटेड लगाए हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिखा है कि ये हमारे जो ब्लू डॉटेड हैं वो हाई प्रेशर वेपर्स को, ठीक है ना, उसकी वेपर्स की फॉर्म को शो कर रहे हैं, और जो रेड जो हमारी है वो हाई प्रेशर लिक्विड को, और जो ग्रीन कलर हमारा लो प्रेशर लिक्विड को, और जो ब्लैक कलर के डॉटेड है वो लो प्रेशर वेपर को जो है ना शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे कंप्रेसर में जैसे ही यहाँ से प्रेशर डिस्चार्ज हुआ है तो वो हमारे कौन से हैं? ब्लू वेपर्स हैं। कौन से हैं? ब्लू वेपर्स हैं, हाई प्रेशर वेपर्स हैं। अब वो कंडेंसर में जैसे मुंतकिल हुए हैं तो जैसे कंडेंसर में सर्कुलेट कर रहे हैं ऐसा ऐसा रेड कलर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, मतलब वो हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। कंडेंसर प्रेशर में फर्क पैदा नहीं करता, सिर्फ उसकी हालत तब्दील करता है, उसको ठंडा करके कंडेंस करता है। अब लिक्विड सिवर के अंदर जैसे हमारी रेफ्रिजरेंट दाखिल हुई तो वेपर वेपर ऊपर ठहर गए और हमारी लिक्विड जो है नीचे पैंदे में आ जाती है। तो आउटलेट का पैप जो हमने पैंदे से लिया है ताकि मुकम्मल लिक्विड ही आगे जाए, और मुकम्मल लिक्विड आगे जाएगी तो इवेपोरेशन का अमल भी बेहतर होगा क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर पाएगा, ठीक है ना, और सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर होगी। इसलिए हमें लिक्विड सिवर आया, मुकम्मल लिक्विड हमारी आई और इवेपोरेटर में दाखिल होने के लिए पहले वो एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व से गुजरकर, जिसका काम है दबाव में फ़र्क पैदा करना। ये कम दबाव के साथ रेफ्रिजरेंट को जैसे ही रेफ्रिजरेटर दाखिल करेगा तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर जाकर खोलना शुरू कर देगी, दबाव कम होने की वजह से, स्पेस के ज़्यादा होने की वजह से। तो रेफ्रिजरेंट की खुसूसियत है कि क्योंकि गैस अपना दबाव तमाम तरफ में यकसा रखती है, तो यहाँ पर बहुत कम प्रेशर की रेफ्रिजरेंट जब दाखिल होगी कम प्रेशर के साथ, आगे प्रेशर कम होगा तो वो अपना दबाव यकसा करने की कोशिश करेगी, तो रेफ्रिजरेंट हमारी क्या होगी? वेपर से लिक्विड से वेपर में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ से हरारत जज्ब होगी और फिर हमारी रेफ्रिजरेंट जो है फिर सेक्शन लाइन के थ्रू होती हुई पहले कंडेंसर में दाखिल होगी। अब हमारा क्या हुआ कि अब हमारा हीट लोड बढ़ गया। हीट लोड क्या हुआ? बढ़ गया। मिसाल के तौर पर 2-3 ट्रक का सामान हमने पहले कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर किया हुआ था, अब उनकी तादाद जो है बढ़ गई। अब हमने और ज़्यादा मटेरियल उतार दिया, मतलब और ज़्यादा जो स्टोरेज की सामान था वो बढ़ गया। तो हीट लोड बढ़ने की वजह से अब एक कंप्रेसर जो है वर्क मुकम्मल नहीं कर पा रहा। तो अब हमने दूसरा कंप्रेसर चलाने से पहले ये वॉल नंबर जो हमारा 1 है, वॉल नंबर, इसको हम पहले ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? जब इसको हम ऑफ करेंगे तो अब हमारा प्रेशर इवेपोरेटर से आएगा सेक्शन लाइन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये हमारी सेक्शन लाइन ही है, ये वाला इंटरकूल जो है ये क्या है? सेक्शन लाइन ही है। इधर से आता है, ये वाला वाल हमारा क्या है? ऑफ है। ये वाला ऑन है, वाल 2 ऑन है, वाल 1 ऑफ है। जब ये ऑफ होगा तो रेफ्रिजरेंट सीधी कंप्रेसर में आएगी और कंप्रेसर इस टाइम रनिंग हालत में है। अब कंप्रेसर 2 भी हमारा रनिंग हालत में आ गया। अब इसने प्रेशर को सक किया, सक करने के बाद डिस्चार्ज किया। अब जब कंप्रेसर डिस्चार्ज करेगा तो कंप्रेसर सीरीज में लगे हुए हैं, जब सीरीज में लगे हुए हैं तो इसमें आने वाला आयल जो होगा वो आपका साधारण दूसरे पहले कंप्रेसर में आएगा। जब पहले कंप्रेसर में मेरा आयल आएगा तो फिर ये आयल को उठाकर फिर आगे मैं वो हमारा आ जाएगा एस्पिरेटर के अंदर। किसके अंदर? तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई। अब आयल स्पेक्टर के अंदर जब हमारा आयल आएगा तो ये मसला होगा। दूसरा ये होगा कि ये जो रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होगी वो पहले आएगी इंटरकूलर के अंदर, इसको हम कुछ ठंडा करेंगे ताकि वो पहले पहले कंप्रेसर में जब जाए तो कंप्रेसर ओवरहीट ना हो। तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म गैस जब जाएगी तो वो उसके ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ना उसके ऊपर। उस इफेक्ट से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए हमने इन दोनों की डिस्चार्ज और सेक्शन के दरमियान हमने एक इंटरकूलर लगाया जिसमें हम उसकी थोड़े से टेम्परेचर को डाउन कर लेते हैं, ठीक है। डाउन करने के बाद रेफ्रिजरेंट हमारी कंप्रेसर पर 1 में दाखिल होती है तो वही सर्कुलेशन होते हुए, ठीक है ना, आयल यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो आयल का लेवल जब थोड़ा सा हमारा अप होगा, तैरते ऊपर आएगा तो फ्लोट वाल, ये हमारा फ्लोट वाल है। क्या है? फ्लोट वाल तैरते ऊपर आएगा, वाल यहाँ से ऊपर होगा, आयल हमारा सीधा कंप्रेसर में चला जाएगा। अब पहले कंप्रेसर में आयल का लेवल जब इस लेवल तक पहुंचेगा तो ओवर आयल जो हमारा है वो अगले एस्पिरेटर में आ जाएगा। अगले एस्पिरेटर में जब आयल का लेवल अप होगा तो ये भी फ्लोट वाल लगा हुआ है, ये खुलेगा, खुलने के बाद आयल हमारा दूसरे कंप्रेसर में जाएगा। अब दूसरे कंप्रेसर में जब हमारा आयल का लेवल खास हद तक अप होगा तो फिर इधर से आयल निकल हमारा तीसरे एस्पिरेटर में आएगा और तीसरे एस्पिरेटर में आयल का लेवल अप होने से फ्लोट वाल खुलेगा और फिर कंप्रेसर नंबर 3 में हमारा आयल आ जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों कंप्रेसरों में आयल का लेवल क्या है? बरकरार रहता है। जिस मकसद के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है, ये एस्पिरेटर्स हमने लगाए हैं, इसका मकसद यही है कि आयल का लेवल जो हमारा तमाम कंप्रेसरों के अंदर बरकरार है।
अब दूसरा कंप्रेसर जब हमारा चलेगा तो ये वाला वाल हमारा ऑफ है, ये वाला वाल हमारा ऑन है। ऑन में से रेफ्रिजरेंट हमारी गुजरती है, सीधी कंप्रेसर नंबर 2 में आती है। इधर से डिस्चार्ज हुई, इंटरकूलर ने थोड़ा सा प्रेशर में टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क पैदा किया, थोड़ा सा उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद रेफ्रिजरेंट हमारी कंप्रेसर नंबर 1 में आएगी, वो मजीद प्रेशर को बढ़ाएगी, फिर एस्पिरेटर से होते हुए आयल ज़्यादा होगा, रेफ्रिजरेंट हमारी कंडेंसर में जाएगी, फिर लिक्विड सी और लिक्विड मुकम्मल जाएगी हमारी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में, और फिर इवेपोरेटर वैसे ही प्रोसेस चलेगा जैसे चल रहा है। अब जो है हीट लोड हमारा मजीद बढ़ गया। हीट लोड जब हमारा बढ़ेगा तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जरूरत पेश आई तीसरा कंप्रेसर चलाने की, क्योंकि हीट लोड बढ़ने की वजह से अब 2 कंप्रेसर हमारे सही काम से अंजाम नहीं दे रहे और हमें वो मतलूबा टेम्परेचर हासिल नहीं हो रहा जो हमें चाहिए था। तब हम तीसरे कंप्रेसर को भी ऑन करेंगे। तीसरे कंप्रेसर को ऑन करने से पहले वाल्व नंबर 2 को हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, क्योंकि वाल्व नंबर 1 तो पहले ही हमारा ऑफ था। तो वाल्व नंबर 2 जब हमने ऑफ किया तो अब हमारा प्रेशर इवेपोरेटर से आने वाला प्रेशर सीधा कंप्रेसर नंबर 3 की सेक्शन लाइन में आएगा। अब वाल्व ऑफ है तो प्रेशर आगे तो नहीं जा सकता, तो कंप्रेसर नंबर 3 में जब हमारा प्रेशर आएगा तो ये कंप्रेसर अपना काम करना शुरू कर देगा और रेफ्रिजरेटर के प्रेशर को बढ़ाकर वो डिस्चार्ज करेगा। अब कंप्रेसर नंबर 3 का प्रेशर कंप्रेसर नंबर 2 में जाने से पहले वो पहले इंटरकूलर में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा और उस यहाँ पर उसके थोड़े से टेम्परेचर को क्या है डाउन किया जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर की ना हालत तब्दील होगी ना उसके प्रेशर में फर्क आएगा, बस सिर्फ उसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन किया जाएगा। टेम्परेचर डाउन करने के बाद फिर रेफ्रिजरेटर हमारी कंप्रेसर नंबर 2 में दाखिल होगी, तो कंप्रेसर नंबर 2 में यहाँ पर उसको प्रेस करने के बाद मजीद उसका प्रेशर बढ़ाने के बाद कंप्रेसर नंबर 1 में भेजने से पहले उसको फिर इंटरकूलर में से क्रॉस किया जाएगा। तो इंटरकूलर में जब वो गुजरेगा फिर उसका थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर डाउन किया जाएगा और फिर कंप्रेसर नंबर 1 में जब रेफ्रिजरेंट आएगी वो उसके प्रेशर को मजीद क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बढ़ाने के बाद फिर रेफ्रिजरेंट हमारी एस्पिरेटर नंबर 1 में आएगी और यहाँ पर आयल ज़्यादा होने के बाद फिर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाएगी। तो कंडेंसर में हमारी रेफ्रिजरेंट जैसे सर्कुलेट करेगी वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होती जाएगी। तो लिक्विड सीवर तक जब हमारी रेफ्रिजरेंट पहुंचेगी तो केवल लिक्विड में तब्दील हो चुकी होगी। अगर कुछ मिकदार वेपर की होगी तो लिक्विड सीवर अपने अंदर रोक लेगा। तो लिक्विड सीव करने के बाद आगे लिक्विड को ही आउट करेगा। लिक्विड हमारी जो है लिक्विड टाइप की हमारी लिक्विड लाइन है, क्या है लिक्विड लाइन है। लिक्विड साइड से हमारी मुकम्मल लिक्विड जो है वो सर्कुलेट करते हुए पहले आएगी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। किसमें आएगी, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का काम जैसे कि वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, उसका काम कंडेंसर और इवेपोरेटर के दरमियान दबाव में फर्क पैदा करना है। वो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करके इवेपोरेटर में दाखिल करता है, उसका काम यही। तो वो उसी अपने काम के मुताबिक जो है रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करके एक्सपेंशन का अमल करता है। एक्सपेंशन का अमल होता है फैलाना, वो उसको फैलाता है, स्प्रे करता है। स्प्रे करने के बाद रेफ्रिजरेंट जैसे दाखिल होती है तो इवेपोरेटर के अंदर क्योंकि कंप्रेसर मुस्तकिल सकिंग कर रहा होता है, सकिंग का मुस्तकिल हो रहा होता है तो इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर डाउन होता है, कम होता है। तो प्रेशर के कम होने की वजह से रेफ्रिजरेंट जैसे ही हमारी यहाँ पर दाखिल होगी तो अपनी खुसूसियत जो उसकी खुसूसियत है कि गैस अपना दबाव तमाम अतराफ में यकसा रखती है, तो उसी असूल के तहत रेफ्रिजरेंट जैसे हमारी दाखिल होगी अपना दबाव जैसे यकसा करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे रेफ्रिजरेंट यहाँ से लिक्विड से वेपर में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, मतलब इवेपोरेशन का अमल शुरू हो जाएगा। हमने तबखीर जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन का जब अमल होगा तो भाई लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर बुखारा में तब्दील होती जाएगी और हरारत को जल्ब करती जाएगी, क्योंकि जब इवेपोरेशन का अमल होता है तो कुदरती तौर पर ठंडक पैदा होती है, मतलब वहाँ से हीट ऑब्जर्व होती है। तो इवेपोरेटर के अंदर ठंडक पैदा होगी, इवेपोरेटर कॉइल ठंडा होता जाएगा और फिर रेफ्रिजरेंट हमारे क्योंकि ये वाला वाल हमारा वाल 2 ऑफ है और वाल 1 भी हमारा ऑफ है, तो रेफ्रिजरेंट हमारी जो है वो वेपर फॉर्म में कंप्रेसर 3 में दाखिल होगी और फिर डिस्चार्ज है तो इंटरकूलर में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने के बाद फिर कंप्रेसर 2 में, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने के बाद कंप्रेसर 1 में और फिर इस तरह से हमारी सर्कुलेशन जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इस तरह सर्कुलेशन चलती रहेगी। ठीक है ना। तो इसमें एक नई बात यह है कि जो हमारे इंटरकूलर्स हैं, ठीक है ना, तो कंडेंसर के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ। ये कमर्शियल यूनिट है तो इसका कंडेंसर जो होगा वाटर कूल्ड होगा या वेपरेटिव कंडेंसर होगा, हवा पानी दोनों से ठंडा होगा कंडेंसर। तो इंटरकूलर जो हमारे हैं ये भी शेल एंड ट्यूब टाइप या शेल एंड कॉइल टाइप किस्म के होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें ट्यूब के कॉइल के अंदर हमारी रेफ्रिजरेंट गुजरती है और शेल में से पानी गुजरेगा, ठीक है ना। तो शेल में जब हमारा पानी गुजरेगा तो फिर वो उसकी हरारत को क्या है ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, मतलब थोड़ा सा एक कॉइल गुजारा गया होता है ताकि उसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन किया जा सके, ठीक है ना। लेकिन उसकी हालत तब्दील ना हो, इसलिए साइज में छोटे होते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर से, लेकिन होते शेल एंड ट्यूब टाइप और शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर की तरह ही, ठीक है ना। तो इसके बारे में समझ आ गई। कंप्रेसरों के अंदर ये आयल को लेवल को दिखाने के लिए, ठीक है ना। इससे हमें आयल के लेवल क्या है नजर आते हैं। बाकी ये गर्म हवा हमारी जो है कोल्ड स्टोरेज जो हीट को ऑब्जर्व करके आ रही होती है, मतलब कोल्ड स्टोरेज में गई ठंडी हवा और वहाँ से चीज़ों के साथ टकरा कर उनकी हालात को जज्ब करके तो वो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क आता है। वो गर्म तो नहीं होती लेकिन वो हीट को ऑब्जर्व करके आ रही होती है, इसलिए मैं यहाँ पर कहा हॉट एयर इनलेट, ठीक है ना।
इनलेट हुई इवेपोरेटर के अंदर, फिर ये हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट हो गया, इसमें दाखिल हुई और फिर यहाँ से रात को ऑब्जर्व डिस्चार्ज करने के बाद ठंडी होकर फिर हमारी जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर फिर एयर यहाँ से फिर फैल जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा एक किस्म का इंडोर यूनिट है जिसको हम एयर हैंडलिंग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना जी, तो इस टॉपिक के बारे में समझ आ गई। चलो ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।